हेलो नमस्कार दोस्तों, TDS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज 2 दिसंबर है। आज के हम महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स में मुद्दा है उसकी हम बात करेंगे, जो समसामयिक विषय हमारे हैं। और यह जो करंट अफेयर का सीरीज़ चल रहा है विशेष तौर पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए चलाई जा रही है। और ये जो करंट अफेयर्स पढ़ने का अप्रोच हमारा होगा कि कैसे प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो करंट में हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, और कैसे मेंस में उससे प्रश्न आ सकते हैं, है ना। तो हम उसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे जैसे एग्जाम में हमारे प्रश्न आते हैं, है ना। जैसे प्रीलिम्स में प्रश्न आते हैं, जैसे मेंस में प्रश्न आते हैं। तो पढ़ने का अप्रोच हमारा जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। और यह जो है आपका डेली आंसर राइटिंग और MCQ प्रैक्टिस का सीरीज़ है, जो आपके प्री और मेंस दोनों को कवर करेगा, है ना। प्री और मेंस दोनों का साथ जो है ना, होलिस्टिक इसमें कवर होगा। स्टैटिक भी कवर होगा आपका जो GS का सिलेबस है, साथ ही डायनेमिक जो आपका करंट का सेक्शन है ना। तो इस तरह ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है, इसका अप्रोच है कि आपका प्री और मेंस का दोनों होलिस्टिक साथ में कवर हो, है ना। और आज का जो हमारा विषय है, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है, आज का विषय हमारा है पहला डिजिटल अरेस्ट, जो GS थर्ड की आपकी साइबर सुरक्षा और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। दूसरा है महानगरों में सर्दियों में प्रदूषण, GS पेपर थर्ड, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से संबंधित है। तीसरा जो हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया पर फैलती गलत सूचनाएं, जो GS पेपर फर्स्ट आपके सोसाइटी से और GS पेपर थर्ड इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है। ठीक है, तो ये आज के हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अभी इससे हम देखेंगे कि मेंस में कैसे प्रश्न आ सकते हैं और क्या हमारा आंसर लिखने का अप्रोच होगा, स्ट्रक्चर कैसे होगा, है ना। और इसी से रिलेटेड हमारे MCQ भी जो है होंगे। 5 MCQ डिस्कस करेंगे, UPSC स्टेट PCS लेवल के होंगे जो आपके, जिसमें डिजिटलाइज्ड टॉपिक होगा, पॉल्यूशन, मिस इन्फॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड होगा, है ना। तो ये हमारा पढ़ने का अप्रोच होगा। और देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मेंस में, है ना। पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, कि जिससे जो चीज़ें हम पढ़ें वो याद भी हमें रहें और लिखने का अप्रोच पता चलेगा, है ना, सिस्टमेटिक। फिर उसके बाद हम लोग MCQ देखेंगे कि MCQ हमारा कैसे इससे प्रश्न आ सकते हैं। ये देखिए आपके UPSC और स्टेट PCS लेवल के बनाए गए हैं। और फिर लास्ट में इसका आंसर की भी आपको मिलेगा। तो ये पूरा PDF में आपका होलिस्टिक कवर होगा, स्टैटिक, डायनेमिक, प्री और मेंस का। और अगर ये PDF आप चाहते हैं कि आपको मिले जो है, तो आप हमारे TDS एकेडमी ऑफिशियल चैनल पर जो है विजिट करें। आपको डेली का अपडेट वहाँ पे मिलता रहेगा, वीडियो का और आपको जो है PDF का। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जो पहला हमारा टॉपिक आज का है, कि पहला जो टॉपिक हमारा है कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, भारत में यह उभरते साइबर खतरे के रूप में क्यों देखा जा रहा है ना। कि सबसे पहले क्या है कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, फिर भारत में यह एक उभरते साइबर खतरे के रूप में क्यों देखा जा रहा है ना। तो सबसे पहले इंट्रो कि हम शुरू, जैसे आंसर राइटिंग हम करेंगे तो क्या लिखे हैं ना, शुरुआत क्या होगा हमारा। सबसे पहले इंट्रो में हम लिखते हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या है ना। तो डिजिटल अरेस्ट क्या है, एक उभरता हुआ साइबर अपराध है जिसमें अपराधी खुद को सरकारी अधिकारी बताकर पीड़ित को वीडियो कॉल या डिजिटल रूप से गिरफ्तार होने का भ्रम पैदा करता है और आर्थिक वसूली जो है करता है ना। तो डिजिटल अरेस्ट को इस तरह हम इंट्रो में जो है एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिख देंगे कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। मतलब एक साइबर अपराध है जिसके माध्यम से अपराधी क्या है, खुद को सरकारी अधिकारी बताता है ना, या किसी डिपार्टमेंट का जो है बड़ा अधिकारी बताता है, और सामने वाले व्यक्ति से जो है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उससे जो है बताता है कि आपका आधार कार्ड या किसी भी माध्यम से, है ना, कि आपका मोबाइल नंबर कहीं न कहीं इसका गलत मिसयूज हो रहा है, इसलिए आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और आर्थिक वसूली किया जाता है ना। तो इस प्रकार के डिजिटल अरेस्ट होता है जो एक साइबर अपराध है ना। और जो मेन बॉडी में हम देखेंगे कि जो ये अपराधी होते हैं, है ना, साइबर अपराधी होते हैं, है ना, ये डिजिटल अरेस्ट करने वाले, तो उनका क्या मोडस मोडस ऑपरेंडी क्या होता है। तो सबसे पहले वो सरकारी अधिकारी के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और सामने वाले पर झूठा आरोप लगाते हैं और वीडियो कॉल पर उनकी निगरानी करते रहते हैं, है ना, किसी और से संपर्क होने न पाए, और एक कहीं अकेले उनको जो है सीमित कर देते हैं कि और किसी संपर्क होने न पाए, है ना। तो काफ़ी लंबे समय तक उनको वीडियो कॉल पे रखते हैं। फिर उनके ऊपर जो है मानसिक दबाव बनाते हैं और फाइनेंशियल लेन देन की जो है ठगी करते हैं उनसे, है ना। तो इस प्रकार उनका मोडस ऑपरेंडी होता है जो साइबर अपराधी होते हैं, है ना, जो इस प्रकार डिजिटल अरेस्ट करने वाले होते हैं। और देखिए इसके बढ़ने के क्या कारण हैं, है ना। तो इस तरह हम देखिए पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, जिससे हमको क्या है एग्जाम में याद भी रहे और एक सिस्टमेटिक जो है हम अपने आंसर को भी प्रेजेंट कर सकें, है ना। तो इसके बढ़ने के कारण है कि डिजिटल पहचान का जो है दुरुपयोग हो रहा है ना। जैसे आप देखते हैं कि अभी डीप फेक जैसे AI जनरेटेड वीडियो वायरल हो रहे हैं, डीप फेक
जो है वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो किसी के आइडेंटिटी कॉपी करना बड़ा आसान हो गया है ना। तो डिजिटल पहचान का बहुत दुरुपयोग बढ़ गया है। इसके माध्यम से जो है जो अपराधी हैं उनके लिए कहीं न कहीं ये चीज़ें बहुत ही आसान हो जाता है। किसी का भी आवाज़ कॉपी करना, किसी का चेहरा कॉपी करना, है ना। तो इसके माध्यम से वे जो है ये इसका मिसयूज़ हो रहा है डिजिटल पहचान का जो है ना। साइबर जागरूकता की भी कमी है ना। तो कहीं न कहीं डिजिटल अवेयरनेस की भी कमी है, साइबर जागरूकता को भी लेकर कमी है लोगों में, और एक डर का भी माहौल होता है ना, घबराहट का भी होता है ना। तो इसकी वजह से भी कहीं न कहीं फँस जाते हैं, है ना। तो डिजिटल कह सकते हैं कि लिटरेसी की भी कमी है ना हमारे यहाँ, और साइबर सिक्योरिटी का अवेयरनेस भी नहीं है। तो ये सब कारण हैं, है ना। और वीओआईपी या वर्चुअल नंबरों का प्रयोग करते हैं, है ना, जिससे सामने वाले को हम पता भी नहीं कर पाते हैं कि वह जो है कि फ्रॉड कर रहा है हमारे साथ, कि अधिकारी है ना। अब इसके हम प्रभाव देखते हैं। तो ये तो कारण है ना, कि डिजिटल कारण इस तरह लिख सकते हैं अपना कि क्या है कि एक तो डिजिटल लिटरेसी की कमी है, अवेयरनेस की कमी है हमारे पास, है ना। और एक डर और घबराहट भी रहता है ना। और हम जो भी नंबर हैं उनका अनुमान नहीं लगा पाते हैं, है ना। और सोशल मीडिया का जो है कहीं न कहीं दुरुपयोग हो रहा है ना। तो इस प्रकार जो है ये कारण हम बता सकते हैं, हाँ, कि कारण क्या है कि इसके बढ़ने के डिजिटल अरेस्ट का। अब इसके प्रभाव देखते हैं क्या होता है। प्रभाव होता है कि एक आर्थिक हानि होती है, क्योंकि इसके माध्यम से जो है वो लेन-देन जो है वित्तीय ठगी करते हैं, और इससे जो पीड़ित होता है उसको मानसिक, है ना, कहीं न कहीं आघात होता है ना। और साइबर सिक्योरिटी को भी लेकर लोगों में अविश्वास पैदा हो जाता है ना। डिजिटल लेन-देन में भी कहीं न कहीं विश्वास की कमी होती है, जिससे लोग डरते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो है शासन तंत्र की छवि पर भी नकारात्मक असर पड़ता है ना। सरकार को लेकर भी लोगों को मन में जो है विश्वास नहीं बन पाता है ना। तो इस प्रकार जो है इसका मानसिक स्तर पर जो है व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, आर्थिक क्षति होती है। साथ ही साथ साइबर सुरक्षा में जो है लोगों का जो है डिजिटल लेन-देन को लेकर या डिजिटलीकरण को लेकर कहीं न कहीं अविश्वास पैदा होता है, जिससे वो कहीं न कहीं डिजिटलीकरण में एक बाधा पैदा होता है। और शासन तंत्र में जो कह सकते हैं कि ये उसको भी लेकर नकारात्मक छवि होती है ना। तो गवर्नेंस भी इसकी समस्याएँ आती हैं। भागते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। रोकथाम के उपाय देखेंगे तो डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए। 1930 हेल्पलाइन नंबर है IO4C की, इनकी सक्रियता को बढ़ावा देना चाहिए। इसके माध्यम से अगर कोई साइबर अपराध होता है या कोई डिजिटल अरेस्ट का इस तरह कोई आपके पास कोई मतलब कंप्लेन आता है, तो तुरंत उस पे जो है क्रिया प्रतिक्रिया देना चाहिए, है ना। और जो भी फाइनेंशियल लेन-देन हो रहा है उनको फ्रीज कर देना चाहिए उस बैंक अकाउंट को, जब तक उसकी सही जो है जानकारी ना मिल पाए, है ना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टेलीकॉम, ये सब जो नंबर उनको ब्लॉकिंग करना चाहिए, है ना। उनकी सही जो है वो देख रेख रखनी चाहिए, है ना। और जो सोशल मीडिया पे एक प्रकार की गलत तरीके से वो हो रही उस पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, कठोर साइबर कानून को लागू करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार जो है रोकथाम किया जा सकता है। अब आगे हम कंक्लूजन में लिखेंगे कि डिजिटल अरेस्ट एक आधुनिक साइबर ठगी का अत्यंत खतरनाक स्वरूप है। भारत को मजबूत साइबर जागरूकता, कानून प्रवर्तन, डिजिटल शिक्षा के माध्यम से इसके नए अपराध पर कड़ी रोक लगानी होगी, है ना। तो इस तरह जो है कंक्लूजन में हम होलिस्टिक चीज़ों को कवर करेंगे कि एक तो साइबर जागरूकता को भी शामिल करेंगे, है ना। ये जो सब शब्द हैं इनको भी ध्यान रखना है। कानून प्रवर्तन, डिजिटल शिक्षा, है ना, के माध्यम से एक नए अपराध पर कड़ी रोक लगानी होगी, है ना। तो इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट होगा। अब आइए अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में महानगरों में सर्दियों में प्रदूषण क्यों बढ़ता है, इसके समाधान बताइए, है ना। सर्दियों के मौसम में दिल्ली हुआ, पटना हुआ, लखनऊ, मुंबई, अन्य महानगरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। यह आपके स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और समाज पर गंभीर प्रभाव डालता है ना। तो इंट्रो हमारा हो गया। अब देखते हैं कि इसकी मुख्य भाग में, मेन बॉडी में कारण क्या होते हैं, कि क्यों जो है आप कारण को जो है इस तरह आप लिख सकते हैं, कि अपना कारण जो है इस तरह पॉइंट वाइज आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। इससे आपका प्रेजेंटेशन बना। सबसे पहले कि क्या है कि पराली जो है जलाते हैं, जिससे क्या है कि बस शहरों में जाकर वो धुआं के रूप में वो एकत्र हो जाता है। वाहनों का धुआं, है ना, क्योंकि वाहनों की जो है कहीं न कहीं शहरों में वो बढ़ रहा है वाहनों का प्रयोग। और जो निर्माण या कंस्ट्रक्शन जो रीजन होता है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से कुछ धूल वगैरह निकलते हैं, उसकी वजह से भी कहीं न कहीं ये समस्याएँ आती हैं।
टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से क्या होता है, जैसे हम लोग जब नॉर्मल लैब से रेट पढ़ते हैं उसमें क्या है कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसकी वजह से क्या है कि जो हवाएं हैं ऊपर न जाकर नीचे ही बैठ जाती हैं, है ना, और हवाओं की गति भी कम होती है, औद्योगिक उत्सर्जन होता है। तो ये सब प्रमुख कारण है जिसकी वजह से कहीं न कहीं क्या है कि हम देखते हैं कि शहरों में जो है सर्दियों के मौसम में प्रदूषण देखने को मिलता है। एक तो पराली जलाना हो गया, वाहनों का धुआं, निर्माण धूल, है ना, हवाओं की गति कम हो जाना, औद्योगिक उत्सर्जन, है ना, तो ये सब कहीं न कहीं जो है प्रमुख कारण हैं। ठीक है, अब प्रभाव की बात करते हैं। प्रभाव क्या होता है, इससे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे दमा, है ना, तो इसको हेडिंग की स्वास्थ्य की समस्याएँ होती हैं, है ना, स्वास्थ्य की समस्याएँ, जो दमा, ब्रोंकाइटिस जैसे रोग, है ना। फिर आर्थिक प्रभाव में हम लिख देंगे, है ना, कि आर्थिक प्रभाव में क्या है कि आर्थिक उत्पादकता में कमी आती है। जैसे स्वास्थ्य का अभाव होगा तो कहीं न कहीं व्यक्ति की उत्पादकता में कमी आएगी, है ना, स्वास्थ्य पे खर्चा बढ़ेगा, है ना, लोगों की आय सीमित हो जाएगी। फिर सामाजिक प्रभाव में देखेंगे, शिक्षा उससे प्रभावित होगी इनकी, है ना, तो शिक्षा भी प्रभावित होगी, स्कूल कार्यालय बंद भी हो जाएगा, है ना, तो ये सब, और विजिबिलिटी में कमी होती है ना, तो इससे क्या है कि यातायात के टकराव होने की समस्याएं होती हैं, है ना। तो ये सब क्या है कि प्रभाव देखने को मिलता है जब स्मॉग ये सब बन जाते हैं, है ना, तो एक पोल्यूशन के रूप में काम करता है, श्वास की समस्याएं हो जाती हैं, तो इससे जो है हमारी आँखों में जलन होता है, और आपके जो है शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य दोनों इसका प्रभाव पड़ता है। इस तरह जो है हम देख सकते हैं कि इसका प्रभाव, और समाधान में हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। तो बायोडिकम्पोजर का व्यापक उपयोग किया जा सकता है इसके रोकथाम के लिए। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा सकता है। निर्माण स्थलों पर निगरानी किया जाना चाहिए। राज्य और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करके जो है इसके लिए कदम उठाना चाहिए, और रियल टाइम मॉनिटरिंग करना चाहिए, है ना, कि जहाँ पे ये सब गतिविधियाँ हो रही हैं वहाँ पे मॉनिटरिंग किया जाए, वहाँ पे, है ना, जो अनियोजित तरीके से विकास हो रहा है उनको कहीं न कहीं विशेष जो है तौर पे कड़ी जो है कानून कार्रवाई करना चाहिए, है ना। ग्रीन पार्क डेवलप करना चाहिए, ग्रीन कॉरिडोर डेवलप करना चाहिए, है ना, तो इससे कहीं न कहीं जो शहरों की जो इन्वायरमेंट है उसको शुद्ध किया जा सकता है ना। और निष्कर्ष के तौर पे हम देखते हैं कि सर्दियों का जो प्रदूषण होता है केवल मौसमी नहीं है, या मानव गतिविधियों कमजोर प्रबंधन का भी परिणाम है। बहुआयामी नीति और अस्थायी समाधान के माध्यम से ही इसकी जो है हम वो कमी ला सकते हैं, है ना। ये हमारा लिखने का अप्रोच होगा, है ना। और अभी तो हेडिंग वाइज हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ये हेडिंग याद रहेगा तो हम इसको तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो और इसमें कुछ एग्जाम्पल, एक केस स्टडी भी डाल सकते हैं, है ना, कि अलग अलग शहरों के विषय में, है ना, और कुछ केस स्टडी डाल सकते हैं, कोई डायग्राम बना सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपके आंसर की ऑथेंटिसिटी और बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर फैलती गलत सूचनाएं भारतीय समाज के लिए किस प्रकार खतरा है ना, कि जो गलत सूचनाएं हैं सोशल मीडिया के थ्रू जो बढ़ रही है उसकी भारतीय समाज को क्या इसका प्रभाव या क्या खतरा है इसका। तो सोशल मीडिया आधुनिक सूचना का माध्यम हो गया है, लेकिन गलत सूचनाएं और नफरत भरी संदेश, हेट स्पीच, सामाजिक सौहार्द और लोकतंत्र दोनों के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह हमारा इंट्रो होगा, है ना। तो इंट्रो भी एक जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है लिखना होता है ना, जिससे आंसर हमारा थोड़ा इफेक्टिव लगे, हाँ, कि सोशल मीडिया क्या है कि आधुनिक सूचना का माध्यम है, लेकिन गलत सूचना, नफरत भरी संदेश, हेट स्पीच, सामाजिक सौहार्द और लोकतंत्र दोनों के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं, है ना। अब इसके हम देखते हैं कि प्रभाव क्या है भारतीय समाज पर, है ना। दुष्प्रभाव देखते हैं। तो सबसे पहले कि सांप्रदायिक तनाव जो है बढ़ जाता है ना, कि एक दूसरे धर्मों को, एक दूसरे वर्गों को लेकर जो है आपसी तनाव बढ़ जाता है। चुनावी जो है चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है ना। एक दूसरे से जो है राजनीतिक दलों में आपस में जो है किसी सूचनाओं, गलत सूचनाओं को लेकर आपस में बैर हो जाता है, एक दूसरों में लड़ाई झगड़े हो जाती हैं, है ना। भीड़ हिंसाएं बढ़ जाती हैं, है ना, और सामाजिक ध्रुवीकरण हो जाता है इससे, है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस पर खतरा आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो गलत सूचनाएं होती हैं जो हमारे समाज में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम, फेसबुक के माध्यम फैलाई जाती हैं, है ना, किसी विशेष जाति धर्म को लेकर, किसी, है ना, किसी विशेष, अगर हम टारगेट करते हैं किसी धर्म को या किसी विशेष जाति को या विशेष पार्टी को, है ना, तो इससे क्या है कि जो हमारा जो सामाजिक सौहार्द है उसमें कहीं न कहीं तनाव हो जाता है ना, सांप्रदायिक तनाव फैल जाता है ना, लड़ाई झगड़े, हिंसा बढ़ जाता है ना।
और एक दूसरे के में जो है विश्वास की भावना की कमी आने लगती है। सामाजिक ध्रुवीकरण होने लगता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का इसलिए खतरा होता है ना, इससे हमारे आर्थिक विकास भी प्रभावित होता है ना। तो ये कहीं न कहीं जो है इसके दुष्प्रभाव हम देखते हैं कि सामाजिक तौर पे है ना, कि भारतीय समाज कैसे खतरा है। अब इसके कारण देखते हैं कि इको चैम्बर्स, एल्गोरिथम बायस, डिजिटल साक्षरता की कमी, फैक्ट चेकिंग का अभाव, है ना। तो ये सब जो कारण है इसकी वजह से कहीं न कहीं गलत सूचनाएँ फैल रही हैं, है ना, कि फैक्ट चेकिंग नहीं किया जाता है सोशल मीडिया का, है ना। सोशल मीडिया पे कोई विशेष तौर पे उतना कड़ी जो है रोकथाम या मॉनिटरिंग करने की कोई कोई डिपार्टमेंट काम उतना नहीं बेहतर तरीके से कर पा रहा है। डिजिटल साक्षरता की अवेयरनेस की कमी है लोगों में, है ना। और फैक्ट चेकिंग में कमी है ना। जैसे कोई सूचना हमारे पास आती है तो बिना हम फैक्ट चेकिंग किए उसको दूसरे के पास शेयर कर देते हैं, है ना। और एल्गोरिदम बायस की भी समस्याएं आती हैं, किसी विशेष वर्ग या विशेष जात प्रजात को भी टारगेट करके जो है सोशल मीडिया पे जो है कहीं न कहीं वो चीज़ें एल्गोरिदम के तौर पे काम करती है। तो भाई हम समाधान में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले कि मीडिया साक्षरता शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, है ना, कि एक तो लिटरेसी बढ़ाना चाहिए, अवेयरनेस फैलाना चाहिए, फैक्ट चेकिंग जैसे संस्थाओं का स्थान पर करना चाहिए। अगर कुछ गलत सूचनाएं हैं या अफवाह हैं उसको पहले ही उन्हें रोक देना चाहिए, है ना। और जो भी प्लेटफॉर्म के थ्रू ये चीज़ें फैलाई जा रही हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी तय किया जाना चाहिए, है ना। एआई आधारित कंटेंट मॉडरेशन के तौर पे काम करना चाहिए, है ना, कि जो एआई आधारित जनरेटेड कंटेंट होते हैं उनके ऊपर भी फैक्ट चेकिंग किया जाए, उनके ऊपर कोई वाटरमार्क लगाया जाए इस तरह जिससे पहचान किया जा सके, है ना। और जिम्मेदारी नागरिक भागीदारी बनाया जाए, है ना। इसके माध्यम से कहीं न कहीं हम इस पे रोकथाम ला सकते हैं। अब आइए कंक्लूजन के तौर पर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया सूचना का शक्तिशाली साधन है, पर सुरक्षित उपयोग जागरूकता, शिक्षा और तकनीकी विनयन पर निर्भर करता है ना। कि सोशल मीडिया क्या है? सूचना का शक्तिशाली साधन है, पर इसका सुरक्षित उपयोग जागरूकता, शिक्षा और तकनीकी विनय पर निर्भर करता है ना। तो इस तरह हमारा कंक्लूजन होगा, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो है प्रीलिम्स में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। और आज का जो टॉपिक प्रीलिम्स में है इसी से है हमारा, डिजिटल अरेस्ट से, पॉल्यूशन से, मिस इन्फॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी, अर्बनाइजेशन, है ना। तो इसी से रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि प्रीलिम्स में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। जो पहला प्रश्न हमारा है कि डिजिटल अरेस्ट शब्द हाल में चर्चा में क्यों था? तो ऑप्शन दिए गए हैं कि यह एक नई साइबर सुरक्षा नीति का हिस्सा है। दूसरा है इसमें अपराधी सरकारी अधिकारी बनकर व्यक्ति को ऑनलाइन हिरासत में दिखाते हैं। तीसरा है कि आरबीआई द्वारा डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए लॉन्च की गई स्कीम है। और चौथा है कि यह केवल बैंकिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉड पर लागू होता है ना। तो देखिए केवल बैंकिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉड पर लागू होता है तो ये गलत है ना। और फिर यह कि आरबीआई के द्वारा डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए तो ये भी गलत है ना। कि डिजिटल अरेस्ट क्या है? ये तो किसी अपराधी के द्वारा सरकारी अधिकारी बनकर व्यक्ति को ऑनलाइन हिरासत में दिखाया जाता है, तो ये आपका सही है। जबकि साइबर सुरक्षा के लिए नहीं है बल्कि साइबर फ्रॉड है एक प्रकार का है ना। तो जो ऑप्शन होगा हमारा केवल 2 सही होगा, है ना। इसका जो आंसर होगा ये होगा केवल 2। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि टेम्परेचर इन्वर्जन का सीधा प्रभाव किससे संबंधित है? ऑप्शन हमारे हैं कि वर्षा की तीव्रता बढ़ता ही है इससे, प्रदूषकों की सतह के पास फंस जाना, पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान बढ़ना, ओजोन परत का क्षरण, है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कि टेम्परेचर इन्वर्जन से क्या होता है कि प्रदूषण जो होते हैं उस सतह के पास ही फंस जाते हैं, ऊपर नहीं जा पाते हैं, है ना। तो इससे क्या है पॉल्यूशन की समस्याएं और हमें देखने को मिलती है इसी की वजह से, है ना। अब आइए अगला हम प्रश्न देखते हैं जो डिसइन्फॉर्मेशन से संबंधित है कि डिसइन्फॉर्मेशन का सही पहचान कैसे किया जा सकता है? कि जानबूझकर गलत सूचना फैलाना, अनजाने में गलत सूचना फैलाना, राजनीतिक सामाजिक लाभ के लिए भ्रम उत्पन्न करना, तकनीकी त्रुटि से गलत कंटेंट करना, है ना। तो डिसइन्फॉर्मेशन एक तो जानबूझकर ये फैलाई जाती है, ना कि अनजाने में होती हैं, और राजनीतिक सामाजिक लाभ के लिए किया जाता है ना। और तकनीकी त्रुटि से नहीं होता है बल्कि ये जानबूझकर ये चीज़ें फैलाई जाती हैं, है ना। तो ये आपका पहला और तीसरा सही होगा। आपका पहला और तीसरा मतलब ऑप्शन ए सत्य होगा, जबकि दूसरा चौथा आपका गलत है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि महानगरों में सर्दियों में AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होने के कारण क्या है ना। कि हवा की गति कम हो जाती है, इन्वर्जन लेयर या कंस्ट्रक्शन डस्ट या मानसूनी हवाओं का सक्रिय होना, है ना। तो क्यों जो है आपका AQI जो है ख़राब हो जाता है? इसके कारण है कि हवा का गति कम हो जाता है, इन्वर्जन लेयर की वजह से, कंस्ट्रक्शन डस्ट की वजह से, जबकि मानसून हवाओं का सक्रिय होना किसी का कोई वो नहीं है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा पहला, दूसरा, तीसरा
ये सत्य होगा। और अगला प्रश्न हम देखते हैं, जो आज का लास्ट प्रश्न है कि सोशल मीडिया गलत सूचना से समाज में कौन सा प्रभाव सबसे पहले देखा जाता है? जनसंख्या वृद्धि, सामाजिक ध्रुवीकरण, भू राजनीतिक स्थिरता, कृषि उत्पादकता, है ना। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि सोशल मीडिया जब गलत सूचना फैलाती है, इससे कहीं न कहीं सोशल जो है ना, पोलराइजेशन या सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ जाता है ना। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, है ना। तो इस तरह हम लोगों ने प्री और मेंस एस्पेक्ट से जो है इन टॉपिक को डिस्कस किया, है ना। तो इस तरह हमारा पढ़ने का अप्रोच होगा, है ना, कि डेली आंसर राइटिंग और एमसीक्यू प्रैक्टिस होगा टॉपिक वाइज। इस तरह हमारा स्टैटिक और डायनेमिक दोनों पोर्शन कवर होगा। स्टैटिक में आपका जीएस वाला पोर्शन होगा, है ना, और डायनेमिक में आपका करंट वाला जो इशू होगा, है ना। तो इससे आपका दोनों कवर हो जाएगा और प्री और मेंस का दोनों कंबाइन आपकी तैयारी हो जाएगी, है ना। और हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे करंट अफेयर्स के डिस्कशन था, हिंदू एनालिसिस और जो है बहुत से इंग्लिश के जो है एनालिसिस चलते रहते हैं। लेकिन हम क्या है, सुन लेते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी अगर किसी टॉपिक को हमको दे दिया जाए कि लिखना कैसे है ना। हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत होता है, लेकिन शुरुआत कैसे करना है, क्या डिमांड है, कैसे प्रश्न आ सकते हैं, या क्वेश्चन का क्या डिमांड है, कैसे लिखना, तो हमको समझ में नहीं आता है चीज़ों को। तो इस तरह जब हम एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ेंगे या एग्ज़ाम के डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो हमको चीज़ों को समझने में, चीज़ों को जो है प्रेजेंट करने में, है ना, और इससे आसानी होगी। और बाकी जो प्रीलिम्स में जो ह्यूमन एरर की वजह से गलतियाँ हो जाती हैं, अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी कहीं न कहीं उसमें भी कमी आएगी। तो इस तरह हमारा एक होलिस्टिक कवरेज होगा, है ना। तो अगर आपको ये सीरीज़ बेहतर लग रहा हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव देना चाहें तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।